मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। देहरादून से खबर, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में जारी रहेगा बारिश का दौर। तो पिछले 24 घंटों में 81 से 82 मिलीमीटर तक भारी बारिश दर्ज की गई है। तो अगले 24 घंटे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी दर्ज किया गया। इसी के साथ देखिए पिथौरागढ़ और नैनीताल, उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में भी भारी बारिश की संभावना है और 22 और 23 अगस्त को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। देखिए, हमने जो है 13 तारीख में भी जो स्पेशल प्रेस रिलीज़ भी निकाली थी कि 14 से 18 के बीच में जो है काफ़ी एक्टिव सिचुएशन रहने वाली है उत्तराखंड में मानसून का। और इसमें हमको भारी और बहुत एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई है। भारी बारिश, हमको बहुत भारी बारिश काफ़ी जगह पे रिपोर्ट है इस बीच में। और अभी पिछले 24 घंटे का अगर हम देखें तो देहरादून और जनपद में और पौड़ी जनपद में हमारे को भारी बारिश देखने को मिली है कुछ स्टेशन पे। तो 81-82 मिलीमीटर लगभग जो है मैक्सिमम रेनफॉल प्राप्त हुई है। अभी आने वाले जैसे समय है, अगर 19 तारीख से अगर हम देखें, 19 से लेकर के हमारा 26 तारीख तक, 20 तक का, 25 तारीख तक का देखें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित रावत देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, मौसम में क्या कुछ सुधार और क्या तस्वीरें आज की? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मौसम का दौर जारी है, तो वही जो है प्रदेश में लगातार तमाम सभी जनपदों से जो है भूस्खलन की, जल भराव की और कई तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो मौसम का जो दौर है, इसमें जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि छात्रों को जाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को कामकाज में आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो इसी बीच जो है मौसम विभाग ने भी एक एडवाइजरी अभी हाल ही में जारी किया है, जिसमें अभी जो पिछले 24 घंटे में जो है 81 से 82 मिलीमीटर की अभी जो है उसमें ये जो समेत भारी बारिश दर्ज की गई है। आने वाले 24 तारीख के बाद भी लगातार जो है मौसम विभाग ने बताया है कि इसमें बारिश लगातार फिर भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी क्या कि कुछ दिनों से अब जो है थोड़ा सा भी आराम जरूर है, क्योंकि पहले वाली जो बारिश जिससे जो है प्रदेश में कई नदी नाले उफान पे थे। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक जो है अभी राहत मिलने की जरूर एक आशंका जरूर बनी हुई है इसमें। इसी बीच जो है मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि ये भी अपील कर रहा है कि जो लोग नदी नाले की तरफ जो जाते हैं उनको भी लगातार प्रशासन सचेत कर रहा है, मौसम विभाग भी सचेत कर रहा है। और देखा जा रहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस विभाग, प्रशासन जो है लगातार इस बीच जो है अनाउंसमेंट भी करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को एक अपील करता हुआ नजर आ रहा है और अनाउंसमेंट भी करता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में जो है कि बरसात का मौसम है, तो कहीं ना कहीं से अलग अलग तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। प्रशासन जो है सचेत कर रहा है, सचेत करने के बावजूद भी लोग सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं और ऐसे में कई दुर्घटनाएं सामने, नई नई तस्वीरें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अमित, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, उनको प्रशासन की बातें सुननी ही पड़ेंगी। लेकिन साथ ही अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चार धाम यात्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट नजर आता हुआ, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अपडेट दिया गया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। एक दौर था जब चार धाम यात्रा बिल्कुल अपने चरम पर था, तो अभी फिलहाल जो है जब से बरसात हुई है मानसून के दौरान, सरकार के द्वारा उत्तराखंड प्रदेश में जो सरकार है, सरकार के द्वारा भी जो है अपील की गई थी कि जो लोग मानसून में यहाँ पर्यटक, खासतौर पर जो पर्यटन के बतौर पर्यटन जो यहाँ पर जो आते हैं, बाहर जो अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, यात्रा को लेकर भी जो है यहाँ पर जो लोग आते हैं, तो प्रशासन ने कहा था कि इसमें अभी मानसून का दौर जारी है। फिलहाल अभी जो है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग दिख रहे हैं कि पहाड़ों से जो है बोल्डर गिरते हुए, सड़कें जो है भूस्खलन के दौरान सड़कें जो है मलबे में दब जाना, ऐसे में जो है पर्यटक भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की एक ही अपील जरूर है यात्रियों से कि आए तो मौसम विभाग की जानकारी या एडवाइजरी या जो है
मौसम विभाग के जो एक होता है कि जरूर उसका एक संज्ञान लेके मौसम कैसा है उसको लेकर वेदर रिपोर्ट देके जरूर आए। हालांकि पुलिस विभाग से लेकर तमाम सभी विभाग अलर्ट मोड में है। ऐसे में जो है बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हालात में सुधार भी होता हुआ नजर आएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अमित। पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल में सामने आई एक तस्वीर जिसमें उत्तराखंड के विकास के दावों के बीच ग्रामीण इलाकों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रखी गए। बता दें कि 15 अगस्त को देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा था। उसी दिन बिरोखाल निवासी साहिल अपनी बीमार पत्नी काजल को इलाज के लिए सड़क तक पहुंचाने के लिए करीब 4 घंटे तक पैदल चलता रहा। इसके बाद बेहतर इलाज की उम्मीद में वो पत्नी को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर गया। हालांकि ये घटना केवल एक परिवार की मजबूरी नहीं बल्कि पहाड़ से दूरस्थ गांवों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों का कहना है कि दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा के अभाव में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर मरीजों को बड़े शहरों का रुख भी करना पड़ता है। तो तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से एक पति अपनी पत्नी के लिए परेशान होता हुआ, क्योंकि वहां पर ऐसी सुविधाएं लगी गई हैं कि वो अपनी पत्नी को सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली लेकर आए। और ऐसे में आप देखिए कैसे पीठ पर अपनी पत्नी को कंधे पर लाद कर वो लाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी से विकास के दावों की पोल खुल रही है कि आखिर वास्तव में हकीकत क्या है। तो स्वास्थ्य और सड़क सुविधाओं के ऊपर सवाल खड़े होते हुए पौड़ी गढ़वाल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि पहाड़ों पर ऐसी स्थिति होती है कि वहां पर आप ऐसी सड़कें नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हमने देखा है जो तस्वीरें सामने आती हैं कि प्रशासन चाहे तो बहुत सी मदद लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। अब ऐसे में ऐसे लोग उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए उनको आप देखिए सड़कों पर घंटों घंटों पैदल चलना पड़ता, जिसमें कि ऐसी जानकारी सामने आई कि बीमार पत्नी को कंधे पर लेकर 4 घंटे तक युवक पैदल चला और अभी भी उसकी तरफ से मुश्किलों का सामना किया जा रहा है। सौरभ भाटिया उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, लगातार इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रशासन या फिर प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि लोगों को हर सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई वो विकास के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं और अब इसके ऊपर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा अपनी सफाई में? देखिए, जब भी इस तरीके के वीडियो फोटोज जब सामने आते हैं तो हकीकत पता चलती है कि वाकई में ही धरातल पर कुछ काम भी हुआ है या सिर्फ हवाई दावे हो रहे हैं। लिहाजा अब जो है हर व्यक्ति की नजर है, क्योंकि चुनाव भी है, कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, कैसे जो है गांव-गांव तक सड़क पहुंचेगी। दावे बहुत बड़े बड़े हुए कि सड़कें जो है अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचेंगी, वहां पर जो है सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जब इस तरीके की चीजें सामने आ जाती हैं तो तमाम उन व्यवस्थाओं की पोल खुलती है जिसके दावे किए जा रहे थे। स्वास्थ्य सेवाओं के हालात पहले ही बद से बदतर हैं। कभी हाई कोर्ट से फटकार लगती है तो कभी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो जाते हैं, जो फोटोज जो सामने आ जाती हैं, उससे जो है हर तरफ थू थू होती है, छीछा लेदर होती है पूरे सिस्टम की, जो दावे करता रहा है कि मीटिंगों में घंटे बैठकर कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था बेहतर बनने के बजाय धरातल पर दिखाई नहीं देती है, पटरी से उतरती भी दिखाई दे रही है। ये मामला पौड़ी गढ़वाल का है, जहां पर बीरोखाल एक जगह पड़ती है। वहां पर एक व्यक्ति को लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा अपनी जो बीमार पत्नी को। मैं जिसको वायरल हुआ था, फीवर हुआ था, उस पत्नी को अपने कंधे पर जो है लेकर जाना पड़ा। ये बताता है कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर है। अगर गाँव में अस्पताल होते या बेहतर सड़कें होती तो जाहिर सी बात है इस तरीके के हालात सामने नहीं आते। जी बिल्कुल सौरभ, और ऐसे में अब लोग जो उम्मीद कर रखे हैं जल्द ही उम्मीद करते हैं कि उनको ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल आपसे सौरभ जानना चाहेंगे कि युवक को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या उसकी पत्नी को बेहतर उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा चुका है या फिर अभी भी वो ऐसे ही परेशान होता हुआ दर दर भटकता हुआ? देखिए, अभी फिलहाल जो है अस्पताल में उपचार चल रहा है। देखिए, इतनी मशक्कत के बाद भी अगर उपचार ना मिले
तो लाना था ऐसे पूरे सिस्टम पर जो दावे करता है कि हमने सिस्टम को बेहतर किया है, व्यवस्थाओं को बेहतर किया है, चाक चौबंद किया है, क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट, करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए का बजट राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है। अगर इसके बावजूद उपचार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों का विश्वास उस पूरे सिस्टम से उठ जाएगा, जिसको देखते हुए लगातार वोट दिए जाते हैं, सरकारें बनती हैं और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के दावे होते हैं। जी बिल्कुल सौरभ, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही युवक की पत्नी भी स्वस्थ हो जाए। तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। और वहीं देहरादून में गैस सिलेंडरों में घटतौली की शिकायतों के बाद से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि बुधवार को नापतौल विभाग की सचल टीम ने जॉली ग्रांट स्थित इंडियन गैस एजेंसी डोईवाला के सप्लाई वाहनों पर अचानक छापेमारी की। जांच के दौरान कई सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाई गई, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही उनका लेखा जोखा तैयार किया। साथ ही विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गैस एजेंसी और संबंधित वाहन चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल विभाग ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया कि घटतौली की शिकायतों पर आगे की औचक जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। और अब खबर जसपुर से है, जहां पुलिस को बीती 17 अगस्त को सड़क किनारे धान के खेत में अनियंत्रित अवस्था में एक कार में खून से लथपथ शव मिला। बता दें कि कप्तान अजय गणपति ने अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था और बाद में खुद ही ने 2 किशोरों को नामजद करते हुए उसकी हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने मात्र 48 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए दोनों किशोरों मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तमंचा, खोखे और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। प्रतापपुर क्षेत्र से काशीपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया रोड एक्सीडेंट की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। एक स्विफ्ट कार में एक शव का होना पाया गया था। शव की शिनाख्त करने पर उनका नाम संजीव कुमार, जो कुंडेश्वरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली। लेकिन पंचायतनामा भरते हुए उनके गले पर एक चोट थी, जिससे ये मर्डर होने की संदिग्धता लग रही थी, जिस आधार पे पोस्टमार्टम करवाया गया डॉक्टर के पैनल के द्वारा, जिसमें गनशॉट इंजरी की पुष्टि हुई थी। संदिग्धता के आधार पे तथा जो हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य थे उसके आधार पे 2 विधि विवादित किशोरों को हमने कल रात को अरेस्ट किया है, जिनके द्वारा अपना जुर्म कबूला है। और वहीं हरिद्वार में कुत्ते की वफादारी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बता दें कि एक शख्स पर दूसरे कुत्ते ने हमला किया तो गली में रहने वाला कुत्ता हमलावर से भिड़ गया। दरअसल बताया जा रहा है कि यही कुत्ता शख्स के रोज खाने खिलाने से उससे जुड़ा हुआ था। तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। और वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि बेजुबानों को प्यार दें, वक्त पड़ने पर ये भी वफादारी निभाना जानते हैं। और वहीं हरिद्वार में प्रेम प्रसंग के विरोध से खफा होकर कलयुगी बेटी ने प्रेमी संग मिलकर अपनी ही मां की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। शव को मंगलौर नहर पुल के पास फेंक दिया। बता दें कि पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस को 28 घंटे के अंदर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर करीब 216 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल और मुखबिर की सूचना पर गठित टीम ने ये जांच की है। तो दोनों अभियुक्तों को दबोचकर घटना में प्रयुक्त कार और कत्ल में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी जिसका गला रेता हुआ था वो मिली थी। बॉडी अननोन थी, आइडेंटिफाइड नहीं थी। तो ये बात तय था, क्योंकि हमारी एफएसएल टीम ने, हम सभी उच्चाधिकारियों ने भी स्पॉट का विजिट किया था, तो तय था कि उनके साथ वारदात करके बॉडी को वहाँ फेंका गया था। तो सबसे पहला टास्क था कि उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करना। तो हमारे थाने से हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें सबसे पहला टास्क था कि उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करना। जिला पुलिस, जिले हमारे स्टेट के अन्य जिलों में प्लस आउट ऑफ द स्टेट भी उस फोटो को सर्कुलेट किया गया। सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई किया अपनी पत्नी के तौर पर, और उसके बाद एक तहरीर दी।
और वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। बता दें कि चोर लगातार दुकानों के साथ साथ घरों को भी निशाना बना रखे हैं। बढ़ती घटनाओं के बावजूद किच्छा पुलिस चोरों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही। दरअसल चोरों ने किच्छा की पॉश कॉलोनी आवास विकास में एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 1,10,000 रुपए की नकदी सहित करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने की ज्वेलरी चुरा ली। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच को शुरू किया गया। फिलहाल लगातार हो रही घटनाओं को लेकर जनता में भारी रोष देखने को मिला और उन्होंने पुलिस प्रशासन से चोरियों का खुलासा जल्द करने की भी मांग की है। आजकल हमारा सिंधी समाज में चालीहे चल रहा है, उसका आज 32वां प्रोग्राम था। हम वहाँ सब गए हुए थे, गितपुरी नहीं किच्छा में झूलेलाल पार्क में गए हुए थे। तो गुड़िया को हमने पहले भेज दिया था। उसने जैसी ताला खोला तो अंदर कोई चोर बैठा हुआ था। उसने जैसी चिल्लाया कौन है, तो उसने कहा बोल मत नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। और उसको देख के फिर गेट से यहाँ से कूद के गया है। और उसके बाद हम आए हैं और ये करा है। जांच में ये है कि हमारा पैसा गया हुआ है 1,10,000 के आसपास और 6-7 वो तोला सोना गया हुआ है। पुलिस आई थी, पुलिस ने अभी तहरीर करके गए हैं और हाँ मामला कर लिया। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं शहर में और आज सुबह भी जो है हमारे 3 व्यवसायियों के यहाँ जो है चोरी हुई थी। तो चोरी किया मतलब उनके ताले टूटे थे, वो तो सेंट्रल लॉकिंग की वजह से उनका बचाव हो गया बहुत ज़्यादा। अभी मैं घर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि ऐसी वारदात यहाँ आवासगंज में हो गई है, तो मैं यहाँ मौके पहुंचा हूँ। ये भी हमारे व्यवसायी हैं सुपर स्वीट हाउस के शिवम स्वीट हाउस के। तो अब इनके यहाँ जो है पता लगा कि चोरी ऐसे से हुई है, तो मैं यहाँ मौके पहुँचा हूँ और मौके पहुँचने के बाद देखा है कि नुकसान इनका हुआ है। मौके पुलिस भी पहुँची है, लेकिन पुलिस को बहुत ज़्यादा मुस्तैद होने की आवश्यकता है इस टाइम, क्योंकि लगातार चोरियाँ जो हैं बढ़ती जा रही हैं। बाज़ार में भी कई ऐसी जगह एसी की चोरी, एसी की तारों की चोरी, पाइपलाइन की चोरी और उसके अलावा और भी बहुत से ताले टूटने, ये सब चीज़ें घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर। और वहीं हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में देर रात एक ऑफिस से लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया। दरअसल बताया जा रहा है कि जुआ खेल रहे कुछ लोगों से हथियारबंद 10 से ज्यादा बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बता दें कि घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस मामले में जांच में जुट गई। तो वहीं सीपी सिटी मनोज कत्याल ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही एसपी सिटी ने जल्द ही घटना के खुलासे का दावा भी किया। गोरा पड़ाव क्षेत्र में श्री नारायण दास नामक वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 8-10 हथियारबंद लोगों के साथ उनके साथ लूटपाट की गई है। वहीं गोरा पड़ाव में उनका एक गोडाउन नुमा एक सेटअप है जहां पर ये घटना हुई और उस घटना के तत्काल बाद हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। और क्योंकि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी महोदय के निर्देशन में इसमें विभिन्न टीमों का हम लोगों ने गठन कर दिया है और जो लोग उस समय वहाँ मौजूद थे उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो जानकारी सीसीटीवी फुटेज इत्यादि से मिल रही है और पूछताछ से मिल रही है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र इस घटना का अनावरण करेंगे। और वहीं अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय लोक रंग सांस्कृतिक उत्सव का आखिरी दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाट्य प्रस्तुतियों के नाम रहा। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में पहुंचे विद्यार्थियों ने कहा कि संस्कृति हमारी पहचान है और इसे संरक्षित करना युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। उत्सव मनाया जा रहा है ये एक अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की परंपरा है। हम विगत कई वर्षों से ऐसे महोत्सवों का आयोजन कर रहे हैं और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण और छात्र संघ परिवार और सांस्कृतिक परिषद मिलकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं। और इस जो आयोजन की खास बात है कि इसमें लोक संस्कृति के विविध स्वरूप को हम देखते हैं और इस बार तो विद्यार्थियों ने अन्य परिसरों से विश्वविद्यालय के अन्य परिसरों से कलाकारों को यहाँ आमंत्रित किया है जो अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ लोक संस्कृति से संबंधित प्रस्तुतियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। निसंदेह यह एक कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड और अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगर को उसकी सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक ले जाने का निरंतर प्रयास करेगा।
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने एसएसजे कैंपस का, जिन्होंने इस सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका सारा कार्यभार मेरे हाथ में दिया। और आज ये तीसरा दिन है जिसका नाम हमने लोक रंग उत्सव रखा है। और ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं, एक मंच है, आने वाली पीढ़ी को जो है अपनी संस्कृति के बारे में बताने का एक मंच है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम हमारे इस एसएसजे कैंपस में होते रहेंगे और होने चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एसएसजे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और अभी अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा नाम मनीषा सिंह है और मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूं। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, तो अभी ये तीसरा दिन है और आखिरी दिन है सांस्कृतिक कार्यक्रम का। और अभी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारा चाहे वो गायन हो, एकल गायन हो या नृत्य हो या झांकी हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। और इससे हमें स्टूडेंट्स होने के नाते हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सभी अभी नाटक के लिए तैयार हुए हैं। आज हमारा हास्य नाटक है और हमारा यही आशा रहेगी कि आगे भी जाकर हम ऐसे ही अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं और अपने उत्तराखंड के कल्चर को और आगे ले जाएं। हम सभी यहाँ पर जो मौजूद हैं हम विधि के छात्र छात्राएं हैं और लोक रंग हमें एक हमारी संस्कृति से जुड़ने का मौका देता है। इसके लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं परिसर प्रशासन का और हमारे आदरणीय कुलपति श्री सतपाल सिंह बिष्ट जी का। और ये एक ऐसा मंच है जो सभी छात्रों की प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है। और जैसे हम सभी विधि के छात्र हैं, हम लोगों ने भी काफ़ी, चाहे वो लकिया भूत का कार्यक्रम हो, चाहे डांस में हो, चाहे झांकी का प्रदर्शन हो, और आज इसी प्रकार से हम लोग कॉमिक सीन को क्रिएट करके दिखा रहे हैं। ये केवल और केवल हमारा एक ही मकसद है कि किस प्रकार से सभी छात्र छात्राओं का जो उनका हुनर है वो मंच में सभी के सामने आए और आगे भी उनको इसी प्रकार मौका मिलता रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।